हेलो नमस्कार जय हिंद भाई। आज की हमारी जो क्लास है क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशली चैप्टर आपका है साइंस में मेटल और नॉन मेटल। एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसी चैप्टर की हमारी क्लास रहने वाली है, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर देना। स्टार्ट कर लेंगे भाई अपने सेशन को। चैप्टर आपका मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है एलिमेंट्स के बारे में। तो भाई एलिमेंट्स होते क्या हैं? तो भाई एलिमेंट्स वो होते हैं, एन एलिमेंट इज सब्सटेंस दैट इज मेड एंटायरली फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम, जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। जैसे हमारे पीरियडिक टेबल में आपको देखने को मिलता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये क्या है आपके? ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्स हैं। अब इन्हीं की प्रॉपर्टी के बेस पर इन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल्स। ठीक है, दो कैटेगरी हमने किसको डिवाइड कर दिया? एलिमेंट्स को कर दिया। कौन सी कैटेगरी होगी हमारी? मेटल और नॉन मेटल। सबसे पहले बात आती है मेटल्स की। तो भाई मेटल क्या होते हैं? बेसिकली जो मेटल्स हैं आपके वो कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, यानी उन पे शाइन होती है। मैलिएबल होते हैं, मतलब पीट पीट के उसको थिन शीट में हम चेंज कर सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, खींच के लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, जैसे कि गोल्ड एक बहुत अच्छा डक्टाइल मेटल है जिसका हम बहुत लंबा तार बना सकते हैं थोड़े से ही गोल्ड में भी। गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। क्या बोलते हैं इनको हम? इनको हम मेटल बोलते हैं। साथ में मेटल को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इसीलिए मेटल को और क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल भी बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सोडियम है आपका, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये क्या है आपके? मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगली बात आपकी है नॉन मेटल्स की। तो भाई नॉन मेटल्स जनरली कौन से होते हैं? जो ना तो लस्ट्रस होते, ना मेलिएबल होते, ना डक्टाइल होते, लेकिन ब्रिटल होते हैं, यानी कि इनको अगर हथौड़े से मारोगे तो क्या होगा? ये टूट जाएंगे। ठीक है। दूसरा, नाइदर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं। अब बात आती है एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस दोनों जगह पर हैं, मेटल्स में भी हैं और नॉन मेटल्स में भी हैं। उन एक्सेप्शंस को हम देखेंगे आगे। आगे बात करते हैं, दे कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। तो क्या बोलेंगे इसको हम? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। ये कुछ एग्जाम्पल है आपके नॉन मेटल्स के। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में जनरल हमारी चीजें हो गई। अब पीरियडिक टेबल में अगर हम देखें तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स कहां होते हैं? तो भाई जो ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये यहां से इस लाइन से, ये जिगजैग वाली लाइन को छोड़कर यहां से, ये पूरा हमारा क्या है? ये मेटल्स हैं आपके। फिर जो आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये पूरा क्या है हमारा? ये पूरा हमारा नॉन मेटल है, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। फिर जो आपको जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली जिगजैग लाइन, ये जिगजैग लाइन किसकी है भाई? ये मेटलॉइड्स की है। किसकी है? मेटलॉइड्स की है। तो कहां पर होंगे हमारे मेटल्स? ये हमारा क्या है? पूरा मेटल्स है। इधर हमारा क्या है? नॉन मेटल्स। और बीच में जो जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है वो क्या है? हमारे मेटलॉइड्स हैं पीरियडिक टेबल में। ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की मेटल्स की। जो मेटल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? पहला, मेटल इन द प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस। कैसा होता है? लस्ट्रस होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पजेस मेटेलिक लस्टर। ठीक है, एक चमक होती है मेटल के पास में। पहला पॉइंट। दूसरा, मेटल आर जनरली हार्ड। जनरली कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। एक्सेप्ट कर दो उसमें से सोडियम, पोटेशियम, जो जनरली सॉफ्ट होते हैं। The hardness varies from metal to metal. Stronger the metallic bond, harder is the metal. भाई सारे जो मेटल हैं हार्ड होते हैं, लेकिन उनकी हार्डनेस भी डिपेंड करती है। जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा, उतना ही ज्यादा जो मेटल होगा वो हार्डर होगा।
अगला पॉइंट आपका, मेटल्स आर जनरली मैलिएबल, बताया था अभी कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं, जिन्हें हम पीट पीट के थिन शीट में बदल सकते हैं, और जिस प्रॉपर्टी के थ्रू बदल सकते हैं उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी, याद रखना। अगला आपका है, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, यानी क्या कर सकते हैं इसको हम खींच के तार में, जो पतले तार हैं उसमें बदल सकते हैं, जैसे कि गोल्ड जो आपका है, गोल्ड क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल है। ठीक है, आगे देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड possess हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो आपके मेटल्स हैं उनका जनरली मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। बट सम एक्सेप्शंस आर देयर, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, गैलियम है, ये वो मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, कैसा होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनफैक्ट पैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट इवन ऑन कीपिंग देम ऑन द पाम। ये दो आपके मेटल कौन से हैं, पैलियम है और सीजियम है, इनको अगर हम हाथ पे ही रख लेंगे, ये हमारे हाथ की हीट से क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, अगला है आपका, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सब मेटल इज, ये हमें दे रखी है। जो मेटल्स हैं वो क्या है, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनमें सबसे अच्छा कंडक्टर हमारा सिल्वर, उससे सेकंड बेस्ट बोल सकते हो कॉपर, फिर गोल्ड, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन, फिर मरकरी। ठीक है, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एक सीक्वेंस है, या बोल सकते हो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है। मेटल कैसे होते हैं, सोनरस होते हैं, मतलब ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब इस पे कोई हार्ड सरफेस से बीट किया जाता है। भाई स्कूल में जो घंटा होता है जिससे पीरियड चेंज होने की आवाज आती है, अगर उसकी जगह वो मेटल की जगह पर लकड़ी लगा दी जाए तो क्या होगा, आवाज आएगी क्या, ठक ठक आवाज आएगी, सुनाई भी नहीं देगी। तो इसलिए कौन सा घंटा बजता है, टन टन करके जो आवाज आती है, जिसकी आवाज दूर तक हमें सुनाई देती है। तो क्या यूज किया जा रहा है उसमें, मेटल का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल की जनरली डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है, ड्यू टू क्लोजली पैक्ड एटम। एटम कैसे होते हैं इसके, क्लोजली पैक्ड होते हैं। बट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मेटल विद लो डेंसिटीज, ये कुछ मेटल हैं जिनकी डेंसिटी जनरली कैसी होती है, लो होती है। अगला पॉइंट, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होती है, अच्छी खासी होती है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से आयरन का यूज किया जाता है ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग के लिए, रेलवे लाइंस के लिए। ठीक है, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। अगला है आपका, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होता है हमारा, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सारे कैसे होते हैं, हमारे सॉलिड स्टेट में आए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में। अब देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में। तो पहला है, नॉन मेटल डज नॉट पोजेस एनी लस्टर, कोई लस्टर नहीं है, सॉरी आयोडीन के अलावा। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन इसके पास लस्टर है, यानी इसके पास एक शाइन होती है। विच इज अ नॉन मेटेलिक सॉलिड विथ लस्टर, ठीक है, एक नॉन मेटेलिक सॉलिड है जिसके पास क्या है, लस्टर होता है, यानी कि चमक होती है। अगला है, दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं। द ओनली एक्सेप्शन डायमंड, डायमंड क्या है भाई, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है। एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म है, विच इज अ नॉन मेटल बट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, सबसे ज्यादा क्या है, हार्ड भी है। ठीक है, दे आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, ना ये मेलेबल है और ना ही डक्टाइल है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट है वो क्या है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि एलोट्रोप है कार्बन की, यानी एक नॉन मेटल ही है। अगला है आपका, दे आर नॉन सोनरस, मतलब इन ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इन पर अगर आप किसी हैवी चीज से ठोकोगे तो आवाज ठक ठक आएगी, ठन ठन नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखो, आगे आपका अगला पॉइंट है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है डायमंड को और ग्रेफाइट को छोड़कर, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कैसे होते हैं, जनरली हाई होते हैं।
अगला है आपका इनकी डेंसिटी कैसी होती है, लो डेंसिटी होती है। अगली बात, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज दे आर इजीली ब्रोकन। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कैसी होती, कम होती है, आसानी से टूट सकते हैं। दे मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, यानी तीनों स्टेट में मिल जाते हैं। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन आर सॉलिड नॉन मेटल। कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है और आयोडीन है, ये क्या है आपके, सॉलिड नॉन मेटल है। ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है। बाकी आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, ये सभी क्या है आपके, गैसियस नॉन मेटल है, यानी कि आपको गैसियस स्टेट में मिलते हैं। आगे देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं मेटल की। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, तो पहली क्या है, ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन कराओगे मेटल की, तो क्या मिलेगा आपको, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। जैसे कॉपर की रिएक्शन करा दी आपने ऑक्सीजन के साथ, क्या मिलेगा आपको, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, जो कि ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, क्या मिल गया आपको, कॉपर ऑक्साइड। नेचर कैसा होगा, नेचर इसका बेसिक होगा। ठीक है, अगला है आपका, जैसे कि आयरन है, उसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी गर्म किया इसको, तो क्या मिलेगा आपको, आयरन की सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड मिलेगी, या फिर फेरस फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, यानी कि Fe3O4 मिलेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ऑक्सीजन साथ रिएक्शन है किसकी, यहां पर आयरन की, और उससे ऊपर किसकी थी, हमारी कॉपर की। आगे देखिए, रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर लाई करते हैं। रिएक्ट वॉलेटली इवन विद कोल्ड वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड एनर्जी। क्या मिलेगी आपको, एनर्जी मतलब हीट एनर्जी मिलेगी। जैसे ये आपका पोटेशियम लिया, वाटर लिया, क्या मिल गया आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, साथ में हाइड्रोजन गैस मिली और हीट एनर्जी उसमें से रिलीज हो गई। ऐसे ही कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ लेस वॉलेंटली, वाइल मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर ओनली ऑन हीटिंग। ठीक है, मैग्नीशियम पानी से रिएक्ट कब करता है, केवल गर्म करने पर, लेकिन जो आपका कैल्शियम है वो लेस वॉलेंटली रिएक्ट कर जाता है। जैसे कि कैल्शियम की रिएक्शन करा दी आपने पानी के साथ, क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज हो जाएगी। ऐसे ही मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई, लेकिन क्या किया, उसको गर्म कराया, तो क्या मिल गया आपको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी और हाइड्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई रिएक्शन विद वाटर के। मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम है, आयरन और जिंक है, डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठीक है, ये ठंडे पानी के साथ में रिएक्ट नहीं करते। दे रिएक्ट विद स्टीम, ये किसका रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ, पानी की जो भाप निकलती है उसके साथ। जैसे एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा दी आपने पानी के साथ, क्या मिलेगा आपको, Al2O3 मिलेगा, साथ में 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे आपको हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसके लिए, स्टीम के साथ रिएक्शन के लिए। अगला है आपका रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड के साथ में रिएक्शन किसकी करा रहे हैं हम, मेटल्स की। तो मेटल प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, जैसे HCl है, H2SO4 है, टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, क्या बनाएगा वो, मेटल सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कराएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व हो जाएगी। मेटल के साथ में रिएक्शन कराई एसिड की, क्या मिलेगा, मेटल सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल के लिए सोडियम की रिएक्शन करा दी हमने HCl के साथ, क्या मिलेगा आपको, NaCl मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। या फिर मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दिया आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या मिलेगा आपको, मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस आपको इवॉल्व होके मिल जाएगी। ठीक है, यह बात होगी किसके लिए, रिएक्शन विद एसिड के लिए। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी जब मेटल रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो गोल्ड और प्लेटिनम है जो नोबल मेटल्स हैं विच डू नॉट रिएक्ट विद एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, चाहे आपका HCl हो,
HNO3 हो या H2SO4 हो, लेकिन ये डिसॉल्व हो सकते हैं किसमें? एक्वारीजिया में। किसमें? एक्वारीजिया में। ठीक है, जो क्या होता है, मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 का। किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में। ठीक है, क्या बनाता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट क्लोरीन विच रिएक्ट विद दीज मेटल टू फॉर्म मेटल क्लोराइड। क्या होता है भाई? जब HCl और HNO3 को मिक्स करते हैं किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम एक्वारीजिया बोलते हैं। और एक्वारीजिया में वो मेटल जैसे कि आपका है गोल्ड, प्लेटिनियम, ये किसी भी एसिड में मेल्ट नहीं होते या किसी भी एसिड रिएक्ट नहीं करते, लेकिन इसमें ये क्या करते हैं? ये डिसॉल्व हो सकते हैं। क्यों डिसॉल्व होते हैं? क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन, सॉरी नेसेंट क्लोरीन मिल रहा है। और वो नेसेंट क्लोरीन क्या करता है? इन मेटल के साथ रिएक्ट करा के क्या बनाता है? मेटल क्लोराइड बनाता है। ये आपका एक्वारीजिया है जिसमें आपका HCl प्लस HNO3 लिया, क्या मिलेगा आपको? नाइट्रोसाइल क्लोराइड मिल जाएगा, NOCl, साथ में H2O, और क्या मिलेगा? 2 नेसेंट क्लोरीन मिल जाएंगी। अब क्या करोगे? इसमें गोल्ड की रिएक्शन किससे हो गई? क्लोरीन के साथ। क्या मिल गया आपको? एल्यूमिनियम, सॉरी गोल्ड क्लोराइड मिल गया। और ऐसे ही आपकी पीटी के साथ में हो गई आपकी 4Cl की, तो क्या मिल गया आपको? 4 PTCl4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? PTCl4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है किसके साथ में? एक्वारीजिया के साथ में। जब आप मेटल जैसे कि आपका गोल्ड है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम को डालोगे तो क्या बनाएगा? प्लेटिनम क्लोराइड बनाएगा, टेट्रा क्लोराइड है, और यहां पर ये ट्राई क्लोराइड है, यानी कि 3 क्लोरीन क्या हो जाएंगे? इसके साथ ऐड हो जाएंगे। यहां पर ऐड क्या हुआ है? यहां पर नेसेंट क्लोरीन ऐड हुआ है। जो नेसेंट क्लोरीन कब मिला? जब एक्वारीजिया फॉर्म हुआ। यानी 3 आपने क्या लिए? HCl के मॉलिक्यूल लिए, और एक मॉलिक्यूल किसका लिया है? यहां पर HNO3। ठीक है, आगे देखिए। एक्वारीजिया इज हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। ठीक है, कैसा होता है? हाईली कोरोसिव है एक्वारीजिया। रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अब बात आती है हमारी सॉल्ट सॉल्यूशन की। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। भाई सीधी सी बात है कि अगर किसी जो भी आपका मेटल है उसको डिस्प्लेस कराना है, तो भाई डिस्प्लेस कब कराएगा? जब ज्यादा दमदार होगा। मान लेते हैं कि ये ज्यादा दमदार है, ये भाई बिल्कुल ऐसा ही है, तो क्या ये इससे भिड़ जाएगा? तो क्या ये इसको हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। क्या चाहिए उसके लिए? ये वाला मेटल इससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। जब ये वाला मेटल इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी तो इसके सामान को ले पाएगा, है ना? तभी तो इससे बोलेगा कि भाई तू हट जा और तू भाई मेरे पास आ जा, तभी तो कर पाएगा। और ये वैसे ही फुस से निकल गया, तो क्या ये इसके साथ में इसको हटा पाएगा? इसको हटा के क्या इसको ले पाएगा? कभी नहीं ले पाएगा। तो यहां पर याद क्या रखना है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल से क्या करेगा? उसको डिस्प्लेस करा देगा उसकी पोजीशन से। जैसे कि यहां पर Zn की रिएक्शन करा दी कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या मिल गया? जिंक सल्फेट, और बेचारा कॉपर अलग हो गया। ठीक है, ऐसे ही आयरन की रिएक्शन कराई कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या मिल गया? आयरन सल्फेट मिल गया और कॉपर को अलग कर दिया। तो दोनों ही कंडीशन में क्या था कि आपका यहां पर आयरन और यहां पर जिंक, ये दोनों ही क्या थे? मोर रिएक्टिव थे एज कंपेयर टू द कॉपर। ठीक है, आगे देखो। अब बात आती है रिएक्टिविटी सीरीज की। तो रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है? इन विच मेटल आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है, किस फॉर्म में इसमें अरेंज किया जाता है? डिक्रीजिंग एक्टिविटी। तो जो सबसे टॉप पर लाई करता है वो कौन सा है? हमारा पोटेशियम। पोटेशियम क्या हो हमारा? यहां पे ये पोटेशियम जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी हाईली रिएक्टिव, या बोल सकते हो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा हो गया? यहां पर हमारा गोल्ड हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखो आप, सबसे ज्यादा पोटेशियम, उसके नीचे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर आगे आपका हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन से नीचे आपका कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और आपका गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख लेना, इसी से मालूम पड़ेगा कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस करा सकता है, या करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। ये सब किससे मालूम पड़ता है हमें? रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक है, आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज।
तो भाई रिएक्टिविटी सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? पहली, metals are arranged in the series on the basis of ease with which atoms of these metal give up their electron to form ion. तो भाई इसमें जो मेटल है वो किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? इसमें अरेंज होते हैं कितने आसानी से वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, क्या बनाने के लिए? आयनिक फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, कितना आसानी से दे सकते हैं। तो भाई हायर द मेटल इन द सीरीज ग्रेटर इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म आयन इन सॉल्यूशन। जितना वो ऊपर लाई कर रहा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, उतना ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है आयनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए। अगला है मेटल्स आर प्लेस्ड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल आर प्लेस्ड एट द टॉप एंड वी मूव डाउन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की वो कैसे बनाई गई है? जो टॉप पे लाई करेगा वो क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव, और जैसे जैसे नीचे आते जाओगे क्या होगा? उसकी जो रिएक्टिविटी है वो घटती चली जाएगी, और सबसे लास्ट में पहुंचोगे तो सबसे लेस रिएक्टिव मेटल वो आपका होगा। The series also shown which metal will displace the other metal in a solution. Metal placed above will displace the metal placed below in the series. यानी कि जो ऊपर लाई कर रहा होगा मेटल, वो अपने से नीचे वाले को, यानी अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकता है? डिस्प्लेस करा सकता है। लेकिन जो नीचे प्लेस्ड है मेटल, वो अपने से ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं करा पाएगा, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, और जो ऊपर लाई कर रहा है वो हाई रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, अब बात आती है आयनिक कंपाउंड के बारे में। तो आयनिक कंपाउंड बेसिकली क्या है? अ केमिकल बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू एटम बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर so as to complete their octet and hence acquire the stable nearest noble gas configuration. उसको क्या बोलते हैं हम? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड, देखो बॉन्ड दो तरीके के हैं आपके, एक आयनिक हो गया ये वाला, और एक होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है? एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक कंपाउंड बनाने के लिए। लेकिन वहीं पर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो वहां पर ट्रांसफर नहीं होता, वहां पर शेयरिंग होती है। यानी यहां पर आयनिक बॉन्ड में तो क्या है? उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया किसी मेटल ने कि ले भाई मेरा इलेक्ट्रॉन तू ले ले। नॉन मेटल ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया, और क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया, और उस बॉन्ड को हमने क्या कहा? आयनिक बॉन्ड कहा। लेकिन जिसमें शेयरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? ताकि वो स्टेबल हो जाए। कैसा हो जाए? स्टेबल हो जाए। ठीक है, आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में ही फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो कैसे बना? जैसे कि आपने देखा Na है, Na के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका क्लोरीन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ताकि ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो कैसा साइन ले लिया अपने पास? पॉजिटिव साइन ले लिया। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो क्या साइन ले लिया अपने ऊपर? नेगेटिव। जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करते हैं, जो ये कर भी रहा है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में खुद को इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करते हैं, जो ये कर भी रहा है। क्या मिल गया आपको? कॉमन सॉल्ट, यानी कि NaCl यहां पर मिल गया। ठीक है, तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन में भी रिप्रेजेंटेड एस, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्या है? आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्या किया इसने? इसको दे दिया, तो यहां पर क्या हो गया? इसके पास 2 शेल रह गए, और इसका बाहर वाला शेल भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। 2 8 8 होगी कॉन्फ़िगरेशन, और ये 2 8 रह गई जो 2 8 1 थी। ठीक है, इसने क्या किया? घटा दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्या बन गया? Cl नेगेटिव, और ये क्या हो गया आपका? Na पॉजिटिव। ये क्या बन गया आपके? ये आपका आयनिक कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? आयनिक कंपाउंड बन गया। अगली बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। तो फिजिकल स्टेट क्या है इसका? भाई आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल एज आयन विच आर बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। कैसा फोर्स लगेगा? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और क्रिस्टल फॉर्म में बेसिकली ये रहते हैं। दीज क्रिस्टल्स डिफर इन देयर शेप एंड लस्टर। अब ये क्रिस्टल शेप के अकॉर्डिंग और लस्टर के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं।
तो भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई एज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, जनरली हाई होता है या बहुत हाई होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, जैसे कि आपका कैरोसिन है, पेट्रोल है, इसमें क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो वाटर है उसमें ये सॉल्युबल होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो वही आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में भी, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन एज वेल एज इन द मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा सकते, लेकिन मोल्टन स्टेट में हो या एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में हो, ये क्या करा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए अकरेंस ऑफ मेटल की बात आती है अब। तो भाई अकरेंस ऑफ मेटल में हमारा क्या होता है, तो जो मेजर सोर्स है मेटल का, ठीक है, द मेजर सोर्स ऑफ मेटल वेदर इन द फ्री स्टेट और इन द कंबाइंड स्टेट इज द अर्थ क्रस्ट। भाई जो मेटल हमें मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, अर्थ की क्रस्ट से मिल रहा है। सम मेटल आर फाउंड इन द सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्युबल सॉल्ट। कुछ मेटल हमें सी वाटर में मिलते हैं जिन्हें हम सॉल्युबल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, कौन से हैं वो हम बाद में देखेंगे अभी। तो परसेंटेज ऑफ सम मेटल्स इन अर्थ क्रस्ट इज एज फॉलोज। भाई किस परसेंट में क्या मिल रहा है वो अब एक बार देख लो। जैसा कि एल्यूमिनियम है 7% मिलता है, आयरन 4%, कैल्शियम 3%, सोडियम 2.7%, पोटेशियम 2.5%, मैग्नीशियम 2% और टाइटेनियम 0.6% के अप्रॉक्स ये हमें मिलते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट परसेंटेज वैल्यू है। सबसे ज्यादा कौन सा मेटल मिलता है, मोस्ट एबंडेंट मेटल आपका एल्यूमिनियम है, कितना है 7%, ठीक है। बात करते हैं मिनरल्स की और ओर्स की। तो भाई मिनरल्स और ओर्स क्या है, तो दो एलिमेंट्री स्टेट और द कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ विच द मेटल अकर इन नेचर आर कॉल्ड मिनरल्स। तो भाई जिस फॉर्म में या जिस कंपाउंड की फॉर्म में मेटल हमें हमारी अर्थ में मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। द अर्थी सैंडी रॉकी इंप्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स आर कॉल्ड गैंग, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, गैंगी बोलते हैं या मैट्रिक्स बोलते हैं। जो उसमें गंदगी हमें मिलती है, जो सैंडी है, रॉकी है, ये चीजें मिलती हैं जो मिनरल्स के साथ में, उसे क्या बोलते हैं, गैंगी बोलते हैं या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑल्सो द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली, उसे हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। यानी जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं आसानी से, इकोनॉमिकली यानी कि एक बड़े स्तर पे, उसे हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, गेटिंग मेटल आउट ऑफ इट्स ओर इज एल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं। यानी कि मेटल को ओर से निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जिसमें पहला क्या है हमारा, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में क्या होता है, वेरियस स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर फॉलोड बाय रिफाइनिंग ऑफ द मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या है, ये वेरियस स्टेप जो होते हैं आपके एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के, कहां से, उसके ओर में से उसको रिफाइन करके निकालने के, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। अब इसमें कौन से स्टेप हैं, उन स्टेप को भी देख लेते हैं। जैसे आपका ओर है, ओर का कंसंट्रेशन कौन सा है, जैसे कि मेटल ऑफ हाईली रिएक्टिव, ठीक है, जो हाई रिएक्टिव मेटल हैं, जो उनकी रिएक्टिविटी हाई है, उसका क्या होगा, सीधा सीधा इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे मोल्टल फॉर्म का और क्या मिल जाएगा आपको, प्योर मेटल मिल जाएगा। दूसरी तरफ मेटल जो आपके मीडियम रिएक्टिविटी के हैं, जो या तो कार्बोनेट ओर फॉर्म में मिलेंगे या फिर सल्फाइड ओर में। अगर कार्बोनेट ओर में मिल रहे हैं तो उनका करना पड़ेगा कैल्सिनेशन, और अगर सल्फाइड ओर की फॉर्म मिल रहे हैं तो करना पड़ेगा उसका रोस्टिंग। क्या मिलेगा उससे आपको, मेटल की ऑक्साइड फॉर्म मिलेगी, जिसे रिड्यूस करेंगे और फिर क्या मिल जाएगा आपको, प्योर मेटल मिल जाएगा। ऐसे जो मेटल्स लो रिएक्टिविटी सीरीज के होते हैं उनका किस फॉर्म में मिलना होता है, सल्फाइड ओर की फॉर्म में। क्या करते हैं, उसकी रोस्टिंग, और रोस्टिंग करके क्या मिलता है आपको, प्योर फॉर्म में वहां पर आपको मेटल मिल जाएगा, ठीक है। पहले क्या मिलेगा, उसकी ऑक्साइड फॉर्म मिलेगी और फिर आपको वो प्योर होके मिल जाएगा जो भी आपका मेटल है।
ठीक है, तो कौन से हो गए द थ्री मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन? पहला है कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, और तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है आपकी कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर। इट इज डन बाय रिमूविंग गैंगी। ठीक है, गंदगी को निकालने के बाद में जो आपका ओर है उसका कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा? ज्यादा, यानी कि उसके अंदर अब गंदगी तो निकल गई ना, तो बचा क्या प्रॉपरली? उसमें मेटल बच गया। द मेथड फॉर रिमूविंग गैंगी आर ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन। ये कुछ आपके तरीके हैं, प्रोसेस हैं, जिनके थ्रू उसमें से जो गैंगी है उसे सेपरेट कर सकते हैं हम मेटल के ओर से। ठीक है, आगे आपका कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। तो पहला क्या है आपका? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विद हाई रिएक्टिव। ठीक है, जो मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी कैसी है? हाई है, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? तो हमने अभी देखा था द हाई रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड और ऑक्साइड। क्या कराते हैं? उसकी जो मोल्टन स्टेट में मिल रहा है उसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मोल्टन स्टेट। क्या करते हैं? उसमें से, उसकी मोल्टन स्टेट में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो उसमें होगा क्या? जो मेटल है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा किस पर? कैथोड पर। जैसे कि ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस 2 नेगेटिव, क्या मिल गया आपको? 2Na। कहां मिल गया ये आपको? कैथोड पे। एनोड पे क्या मिला आपको? क्लोरीन मिल गया, क्लोरीन गैस मिल गई। और हमें क्या चाहिए था? वहां पर मेटल चाहिए था, तो हमें मेटल मिल गया कैथोड पर। ठीक है, कब मिला? जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस किया, मोल्टन स्टेट में जो आपको मेटल मिल रहा था क्लोराइड फॉर्म में या फिर ऑक्साइड फॉर्म में। पहला। दूसरा देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी। अगर मेटल आपको वो मिल रहे हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत हाई नहीं है, मीडियम है, तब क्या होगा? द मेटल विद मॉडरेट रिएक्टिविटी लाइक जिंक, आयरन, लेड, कॉपर आर जनरली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स। किस फॉर्म में होंगे? सल्फाइड ओर की फॉर्म में होंगे या फिर कार्बोनेट ओर की फॉर्म में होंगे। These sulfides and carbonates first need to get converted to oxide as it is easiest to get metal from their oxide. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इनको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म से मेटल को या प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना काफी इजी रहता है। तो ये दो प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। पहला क्या है आपका? रोस्टिंग के थ्रू। इसमें होता क्या है? इन दिस प्रोसेस द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। स्ट्रांग हीट जब करेंगे एयर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? हम जो भी सल्फाइड ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोसेस का नाम याद रखना, रोस्टिंग है इसके प्रोसेस का नाम। तो जिंक सल्फाइड है जिसे हम जिंक ब्लेंड और भी बोलते हैं। इसकी क्या किया? ऑक्सीजन रिएक्शन कराई, रोस्टिंग प्रोसेस है। क्या मिलेगा आपको? जिंक ऑक्साइड मिलेगी और साथ में सल्फाइड और भी यहां से मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी सल्फाइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी यहां से, सल्फर डाइऑक्साइड। The reduction of metal oxide to metal using aluminium as the reducing agent is called aluminiothermy। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियोथर्मी बोलते हैं। मतलब जो एल्यूमिनियम है उसका यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जो भी आपके पास मेटल ऑक्साइड मिली थी उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कराने के लिए। और जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है। द हीट इवॉल्व्ड इज सो हाई दैट द मेटल इज ऑब्टेन्ड इन द मोल्टन स्टेट। इतनी हाई है कि आपको जो मेटल मिलेगा वो मोल्टन स्टेट में मिलेगा, यानी पिघला हुआ मिलेगा। जैसे कि आपका Fe2O3 है, एल्यूमिनियम लिया, क्या मिलेगा आपको? Fe मिल गया और साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा। ये जो आपको आयरन मिलेगा ये कैसा मिलेगा? मोल्टन स्टेट में मिलेगा। ठीक है, और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। जो रिएक्शन आपकी ये वाली हो रही है इसको क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। एंड यूज्ड फॉर वेल्डिंग द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ आयरन मशीनरी, रेलवे ट्रैक्स, ग्राइंडर, इन सब के लिए। ठीक है,
तो क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, याद रखना, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। और इसका यूज कहां होता है, वेल्डिंग करने के लिए, जो आयरन मशीनरी है, रेलवे ट्रैक्स हैं उनकी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विद लो रिएक्टिविटी, जो मेटल लो रिएक्टिव होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग अलोन, इन्हें क्या करते हैं जनरली, हीट करके। जैसे कि आपका मर्क्यूरी सल्फाइड है, सिनेबार ओर है, इसकी रिएक्शन आपने किससे कराई, ऑक्सीजन से कराई, हीट किया, क्या मिल गया आपको यहां पर, मर्क्यूरी की ऑक्साइड फॉर्म मिल गई और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गई। ठीक है, फिर सल्फर जो आपका मरकरी ऑक्साइड था, इसको क्या किया, गर्म किया, गर्म करने में क्या मिल गया आपको, प्रॉपर मर्क्यूरी यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ मर्क्यूरी मिल गया और साथ में ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है, आगे बात आती है आपकी रिफाइनिंग ऑफ इंप्योर मेटल। जो इंप्योर मेटल है उनकी रिफाइनिंग कैसे की जा सकती है। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग इंप्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, जो प्रोसेस जिसके थ्रू हम इंप्योर मेटल को प्योर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल बोलते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है प्रोसेस वो कौन सा है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इन दिस प्रोसेस द impurity metal या the impure metal is made the anode and a thin strip of pure metal is made the cathode। जो impurity होगी वो क्या बनाएगी, एनोड बनाएगी, और जो पतली स्ट्रिप होगी प्योर मेटल की वो क्या बनाएगी, कैथोड बनाएगी। ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। जो मेटल सॉल्ट है उसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में। ठीक है, on passing the current through the electrolyte, the impure metal from the anode dissolved into the electrolyte and pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode। क्या होगा, जो गंदगी है वो इलेक्ट्रोलाइट में मिलती चली जाएगी और जो प्योर फॉर्म है वो जमा होना स्टार्ट हो जाएगी। कहां पर जमा होना स्टार्ट हो जाएगी, कैथोड पर। The soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurity settle down at the bottom of the anode and such form anode mud। जो गंदगी होगी वो एनोड के नीचे क्या होगी, जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटी है वो एनोड के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। और बाकी जो सॉल्युबल इंप्योरिटी होगी वो सॉल्यूशन में मिक्स होती चली जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई आपसे कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है, स्लोली स्लोली जो भी मेटल है उसका खराब होना, यानी कि स्लो ईटिंग ऑफ मेटल। क्या होता है, धीरे धीरे करके मेटल खत्म होता चला जाता है ड्यू टू देयर कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, सल्फेट्स ईटीसी बाय एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, क्या होता है, धीरे धीरे करके मेटल का खत्म होते चले जाना। क्यों, क्योंकि वो फॉर्म कर रहा है, वो बना रहा है, क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, कार्बोनेट बना रहा है, सल्फाइड बना रहा है, सल्फेट बना रहा है। मतलब मेटल ऑक्साइड है, मेटल कार्बोनेट है, मेटल सल्फाइड है, मेटल सल्फेट है। किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं और जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसकी वजह से। तो क्या बोलते हैं इसको, हम कोरोजन बोलते हैं। इन जनरल मोर रिएक्टिव द मेटल मोर इजीली इट गेट कोरोडेड। जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना जल्दी वो क्या होगा, खराब होगा या कोरोड होगा। मेटल लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ईटीसी आर अंडरगो कोरोजन इजीली, व्हाइल नोबल गैस लाइक गोल्ड, platinum do not get corrode easily। Corrosion of iron is known as rusting, which cause a big loss of the economy of the country। तो जो आयरन का कोरोजन है उसका जनरली नाम क्या होता है, रस्टिंग, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका आयरन है धीरे धीरे करके खत्म होता चला जाता है। आगे बात करें प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, भाई कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें जैसे कि, तो भाई आयरन पे जो जंग लगती है उससे हम कैसे आयरन को बचा सकते हैं। तो बचाने का तरीका क्या है, पेंट कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, या फिर प्रॉपरली गैल्वेनाइजिंग कर दो, उसकी क्रोम पेंट प्लेटिंग कर दो, एनोडाइजिंग कर दो और मेक कर दो क्या, एलॉय बना दो। तो क्या कर सकते हैं हम, आयरन पे जंग लगने से उसको बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस जो आपका है इसमें क्या करते हैं, जिंक की एक लेयर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू या इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम उस पर चढ़ा देते हैं जिससे कि उस पर जंग ना लगे।
A thin layer of tin metal or chromium metal is deposited on iron object by electroplating to prevent rusting. किसकी लेयर? टिन मेटल की या फिर क्रोमियम मेटल की भी क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के उस मेटल पे, यानी कि कौन सा मेटल आपका? आयरन पर डिपॉजिट कर दी जाती है ताकि उसको रस्टिंग से बचाया जा सके। ठीक है, लास्ट बचता है भाई आपका गैल्वेनाइजेशन। क्या प्रोसेस था? मैंने आपको बताया था, जिंक की कोटिंग कर दी जाती है मेटल यानी कि आयरन के ऊपर, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, आखिरी टॉपिक आपका है एलॉय। तो भाई एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल का। जैसे कि स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, और ये जंग नहीं खाता, यानी कि इस पर जंग नहीं लगती, इसकी रस्टिंग नहीं होती। क्या है ये? एक एलॉय है। ऐसे ही ब्रास आपने देखा है, कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन का एक एलॉय होता है। तो ये कुछ एलॉय की बात हो गई। तो यहां पर भाई हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। पसंद आई हो तो भाई एक बार लाइक कर देना, और अभी तक अगर दोस्तों ने शेयर ना की हो तो एक बार शेयर जरूर से कर देना। मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। ठीक है भाई, मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।